ठीक है सर। कल कर लेना उसको, फिर कल करेंगे। आज अपने जो स्टार्ट करेंगे ना, नए आज करेंगे। अब हमारा हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट कर लिया हमने, गैसियस स्टेट कर लिया, और गैसियस स्टेट के साथ हमने कर लिया सॉलिड स्टेट। तो अब सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। तो मैटर की स्टेट सारी कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, स्पेशली बोले तो लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि गैस हो गया, सॉलिड हो गया, फिर लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट आता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, कोई भी हम अगर लिक्विड लेते हैं, सपोज किसी ओपन वेसल्स के अंदर हम एक लिक्विड लेते हैं, तो ओपन वेसल्स में लिक्विड लेने पर इसकी सरफेस फिनोमिना स्टार्ट हो जाता है। ये लिक्विड के पार्टिकल होते हैं और सरफेस के कुछ पार्टिकल बाहर वेपर में कन्वर्ट होने लग जाते हैं इसी लिक्विड का। जैसे वाटर लिया है तो वाटर का ये लिक्विड स्टेट, और ये वाटर के पार्टिकल गैस की स्टेट में। और ये फिनोमिना कुछ देर तक चलता रहता है, वो टेम्परेचर डिसाइड करता है कितनी वेपर बनेगी। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा वेपर आएगा वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ एक ऐसा स्टेज आएगा जिस टाइम पे ये बाहर निकलने वाले रेट को बोलते हैं रेट ऑफ वेपोराइजेशन। जो बाहर वेपोराइज हो रहा है वो वेपोराइजेशन, और जो वापस आता है इसको बोलते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब रेट वेपोराइजेशन, इसको आर वी लिख देते हैं, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, और दैट इज द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। तो उस टाइम पे किसी भी लिक्विड के सरफेस पर उसी लिक्विड की वेपर रहती है, और ये जो वेपर जितना प्रेशर डाल रही होती है अपने लिक्विड के ऊपर, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या हुआ? इट इज द pressure exerted by vapor of liquid on its surface at equilibrium। इक्विलिब्रियम इसको बोल रहा है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन है, इसको बोल रहा है इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेपर प्रेशर को, या तो वीपी लिख देंगे वेपर प्रेशर, या हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। प्योर है, लिक्विड है, तो पी नॉट से। तो किसी भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर उसी की वेपर होती है जो प्रेशर डालती है, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और ये वेपर प्रेशर ऑफ जो लिक्विड होता है, ये दो ही चीजों पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड दो ही चीजों पर डिपेंड करेगा लिक्विड। और वो दो चीजें हैं टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर क्या है, और नेचर ऑफ लिक्विड। टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। भाई टेम्परेचर क्या है? जनरली जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता वेपर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो ज्यादा अमाउंट होगा तो ज्यादा फैलेगा, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया सेम आएगा। अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, ओनली दो जो चीजें हैं उस पर डिपेंड करता है। एक बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एक जो है नेचर लिक्विड की। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। और ये जो हम डी लॉग पी इस रिलेशन से बताते हैं, डी लॉग पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, मतलब लॉगरिथम फॉर्म में इंक्रीज होता है। ये पूछा जाता है रिलेशन, डायरेक्ट याद रखना है। और नेचर ऑफ लिक्विड कैसे? नेचर ऑफ लिक्विड में क्या बोलोगे आप? नेचर ऑफ लिक्विड में हम ये बोलेंगे कि जो लिक्विड के पार्टिकल में जितना ज्यादा इंट्रैक्शन होगा, पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी। इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन, जितने इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो मोलिक्यूल बाहर कम जाएगा वेपर में, उतना वेपर प्रेशर कम होगा। जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसका वेपर प्रेशर कम बनता है, इसलिए पानी के ऊपर वेपर दिखाई नहीं देती हमें,
ये चीज आप ईथर में देखोगे तो ऊपर फ्यूम से उठते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज ईथर के पार्टिकल में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम है। जिसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। एक चीज और कि वेपर प्रेशर एक चीज से और अफेक्ट होता है, अगर इंप्यूरिटी डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये नोट लिखेंगे आप। इन प्रेजेंस ऑफ impurity vapor pressure will be decreased, will be decreased। अगर कोई इंप्योरिटी डालोगे तो अगर प्योर लिक्विड है टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और मोलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और किसी के अंदर भी अगर इंप्योरिटी मिला दी तो इंप्योरिटी मिलाने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाते हैं। और ऐसा जो होता है ड्यू टू, जो हमारा होता है ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वेपर होता है। रीजन पूछेगा तो ये जनरली कम पूछता है, लेकिन कभी पूछे तो कंडेंसेशन हो, यानी कि कुछ वेपर के हम डालेंगे तो इम्प्योरिटी, जैसे इम्प्योरिटी डालेंगे तो कुछ पार्टिकल जो होंगे वेपर के वो भी नीचे आ जाएंगे, तो वेपर पहले से कम होती है। इसलिए कभी भी आप देखोगे तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है किसी एक लिक्विड के, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से ऑलवेज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड होगा। सॉल्वेंट जो होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को पी एस से लिखेंगे और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को पी नोट से लिखेंगे। अब इस वेपर प्रेशर को बेटा हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसको हम बोलते सर हैं। हाँ बोलो। सर ये टेम्परेचर वाला जो आपने वो बताया था फॉर्मूला, वो फिर से बताना क्या है ऊपर वाला, यही? ये डी लॉग पी डिफरेंशिएशन है बेटा, नेचुरल लॉग में डी नेचुरल लॉग पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। ये डिफरेंशियल फॉर्म है इसकी। नेचुरल लोग है तो एक्सपोनेंशियली चेंज आता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। मतलब अगर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ खींचेंगे ना हम, जैसे वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ देखेंगे तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, ऐसे इंक्रीज होगा ऐसे। तो उस रिलेशन को नेचुरल लोग में लिखते हैं एल एन में। तो ऐसी इक्वेशन याद कर लेनी है आपने ये वाली कि ये रिलेशन है। भाई बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ठीक है, लेकिन कैसे बढ़ेगा किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये इक्वेशन होती है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम ये जो है वेपर प्रेशर अगर इम्प्यूरिटी डालते हैं या किसी एक चीज में दूसरी चीज लिक्विड मिलाते हैं तो आपका वेपर प्रेशर में चेंज आते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आप कैलकुलेट कर सकते हो वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का। और जो कैलकुलेट करते हैं इसको बोलते हैं हम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, जो कैलकुलेशन करते हो उसको आप राउल्ट्स लॉ बोलते हो। तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास ये लॉ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to, vapor pressure of solution is equal to product of vapor pressure of प्योर लिक्विड, या जिसको सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, प्योर लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप इस रूल से करोगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पी एस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मतलब पी नॉट, और एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वेपर प्रेशर हमारे पास आ जाएगा, वेपर प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। एक चीज और यहाँ एक हिंट बता दूं मैं आपको, उससे एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि इसमें देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई चीज बॉयल कब होती है, कोई भी लिक्विड बॉयल तब होता है जब उसका वेपर प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो लिक्विड बॉयल, liquid boil at temperature
at which its vapor pressure is equal to external atmospheric pressure. लिक्विड कोई भी कब बॉईल होता है, जिस टेम्परेचर पे भी बॉईल होता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि जब बॉइलिंग पॉइंट होता है उस टाइम पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है। समझ गए बात? मतलब कि जब भी कोई बॉईल हो रहा है, किसी के भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर उसका वेपर प्रेशर आप एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले सकते हो। एज एग्जांपल, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं बोल सकता हूं कि 100 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर बॉईल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस टाइम उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? जो बाहर का प्रेशर है, बाहर का प्रेशर कितना? 1 atm। तो एज एग्जांपल, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 100 degree Celsius, vapor pressure of pure water at 100 degree Celsius is 1 atm। जब भी आप टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस देखो, प्योर वाटर देखो, तो उसका प्रेशर 1 atm कर देना। 1 atm का मतलब होता है 760 टोर, या इसको आप 760 mm भी बोल सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर H2 एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 1 atm और 760 टोर और 760 mm बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम आएगा वो आप बड़ी इजीली बना सकते हो। सपोज देखो, मैं एक कहता हूं, एक प्रॉब्लम देता हूं, मैं आपको कहता हूं कि इफ 180 ग्राम ग्लूकोज 180 ग्राम ग्लूकोज इज added in 1800 gram water, then calculate the vapor pressure of aqueous solution of glucose at 100 degree Celsius. If 180 gram glucose is added in 1800 gram of H2, then calculate the vapor pressure of aqueous solution of glucose at 100 डिग्री सेल्सियस। देखो, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर आप करना चाहते तो आपका तो क्लियर कट कैलकुलेशन का रूल है, राउल्ट लॉ है, कि किसी का भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्योर स्टेट में उसके वेपर प्रेशर का और इनटू मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। यही तो करोगे आप। अब देखो, हमें पीएस निकालना है, पी नोट तो प्योर स्टेट के अंदर है, प्योर स्टेट पे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर बॉईल हो रहा होगा। और अभी हमने पढ़ा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना ले सकते हो आप? 760 mm। तो ये आ गया 760 mm इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना इसको। तो कैलकुलेट करेंगे 760 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालो, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने हैं? 1800 डिवाइडेड बाई वाटर का कितना होता है? 18, 100 मोल हो गए। नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज निकालो सोल्यूट का, ग्लूकोज का कितना है? 180 ग्राम, और 180 होता है इसका मोलर मास, तो 1 आ गया। तो इसका मतलब 760। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट आपने निकाला कितना? वाटर का 100, और ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 1 प्लस 100, तो कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी 760 से कम हो जाएगा। देखो आप 100 अपॉन 101 कैलकुलेशन बना लेंगे, लेकिन कम आएगा 760 से थोड़ा सा कम, 759 या 58 जितना भी आ जाएगा mm ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस टाइप से आप राउल्ट लॉ से जो है वो किसी का भी वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, और अल्टरनेटिव राउल्ट लॉ भी यूज कर सकते हैं आप। अल्टरनेटिव राउल्ट फ्लो में क्या करोगे? इसी फार्मूले को मैं चेंज कर दूंगा, पी एस पी नोट करके, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सोलवेंट लिखा है ऊपर वो सोल्यूट हो जाएगा फिर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो चाहो तो ऊपर वाला फार्मूला ये यूज करो, जो भी आपको इजी लगे निकालने के लिए कैलकुलेशन में वो यूज कर सकते हो। यहां बस ये ध्यान रखना पी एस इज इक्वल टू पी नोट एक्स सोलवेंट है, इसी को आगे मैं सोल्व करके ये बना दूंगा, तो दोनों एक ही बात है, बस यहां पर सोलवेंट आया, यहां पर सोल्यूट आया, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट एक्स सोल्यूट। पी नोट क्या होगा, वही पहले की तरह, पी नोट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड, एंड पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब एक काम करते हैं, हम सॉल्यूशन बनाते हैं दो लिक्विड का। तो ये केस करते हैं अपने कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड। मान लेते हैं दोनों लिक्विड ही हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड का कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे, देखो सपोज राउल्ट यूज करना है, बस है इजी सा, देखो राउल्ट यूज करना। सपोज लिक्विड ए है, ये प्योर है, मेरे पास प्योर लिक्विड ए है, प्योर लिक्विड ए की वेपर बन रही है सपोज, उसके ऊपर ये पी नोट ए आ गया। फिर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक प्योर बी है, ये हमारे पास प्योर बी की वेपर आ गई, सपोज ये पी नोट बी आ गई। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, अब सॉल्यूशन बना लिया हमने, दोनों को मिक्स कर दिया। अब दोनों को मिक्स करूंगा तो यहां लिक्विड भी दोनों का आ जाएगा, और वेपर भी दोनों की हो जाएगी इकट्ठी। अब मुझे निकालना है टोटल वेपर प्रेशर कितना है। तो अब क्या है कि यहां पर जो वेपर प्रेशर ए आया सपोज, वो ए का हो गया पी ए, और बी का जो हो गया वो पी बी। तो टोटल प्रेशर अब ए का कैलकुलेट करोगे तो राउल्ट लगाओगे ना, राउल्ट क्या कहेगा, वो तो ए के लिए सोल्व करेगा, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए और एक्स ए, और पी बी जो सोल्व करोगे वो क्या आएगा, पी नोट बी एक्स बी। तो टोटल प्रेशर क्या निकालोगे आप, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो हमें मोल फ्रैक्शन दोनों के पता हो तो हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो टोटल प्रेशर, और जब भी ऐसा होगा तो ये किसके, ऐसा सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, टोटल प्रेशर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आएगा, इसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जो राउल्ट को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। दो को मिक्स करके हम आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सपोज देखो एग्जांपल भी साथ साथ में लेते जाते हैं अपने। सपोज मैं आपको बोलता हूं 2 मोल ऑफ लिक्विड ए, और इसका पी नोट ए गिवन है सपोज 300 mm है, एंड 3 मोल ऑफ लिक्विड बी, इसका सपोज पी नोट बी 400 mm आर मिक्स्ड। solution is ideal, then calculate number 1 vapor pressure of A in solution, number 2 vapor pressure of B in solution, and number 3 total vapor pressure of solution।
तो देखो बेटा इस तरह का प्रॉब्लम आ गया हमारे पास। तो हमें तो ये पता है कि भाई ए का वेपर प्रेशर कितना आएगा सॉल्यूशन के अंदर, राउट लगाऊंगा मैं तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। पी नोट बी कितना आ जाएगा, पी नोट पी बी, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, और टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा दोनों का सम, पी ए प्लस पी। बाकी सोल्व कर लो। देखो अब मोल पता ही है आपको, पी नोट ए की वैल्यू भी गिवन है, तो पी ए कितना आया देखो, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए दे रखा है 300, एक्स ए की वैल्यू तो ए के 2 मोल हैं और टोटल मोल 2 इसके और 3 इसके 5 मोल हो गए। तो ये 5 6 30 620, तो 120 mm आ गया, 120 mm। और पी नोट बी निकालोगे तो देखो पी नोट बी, तो पी नोट बी को हम क्या करेंगे, पी नोट बी कितना दे रखा है हमें 400। देखो एक्स ए और बी दोनों का सम तो 1 होगा, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। एक्स ए निकल जाए तो बी निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक्स बी कितने मोल है 3/5, तो 5 8, तो कितना आ गया 240। इसका 120 आया, 240 टोटल प्रेशर निकालोगे तो 120 प्लस 240, तो टोटल कितना आ गया, वो टोटल आ गया, ऐड कर लो 360, तो टोटल प्रेशर हमारे पास 360 आ गया। क्लियर। किसी का भी राउल्ट है, सिंपली किसी का भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर निकालना है तो उसका प्योर स्टेट में और उसका मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। ए निकालना है ए निकालो, बी निकालना है बी निकालो, टोटल निकालना है टोटल निकालो। इसी प्रॉब्लम को बेटा मैं ऐसे भी दे सकता था, ऐसे भी कर सकते थे हम इसी प्रॉब्लम को। शो द वेपर प्रेशर ऑफ अबो एग्जाम्पल in graph between vapor pressure and composition, वेपर प्रेशर एंड कंपोजिशन। इसी बात को ग्राफ में दिखाना है बेटा। तो क्या दिखाओगे, कैसे दिखाओगे भाई, मान लो ए का प्रेशर है, सपोज एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हो आप, ऐसे ही तो बनाते हो। तो ए इधर ले लेते हैं, सपोज यहां मोल फ्रैक्शन ए का 1 है, यहां चलते चलते ए खत्म हो गया 0, ए खत्म हो गया तो यहां पर वेपर प्रेशर ले लेते हैं हम, इस साइड वेपर प्रेशर और इस साइड ले लेते हैं कंपोजिशन। तो बेटा क्लियर कट बात ही तो है। पी ए इज इक्वल टू क्या इक्वेशन बना था हमारा, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। तो ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स ही तो है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो स्टार्टिंग में जब एक्स ए का मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो पी ए प्रेशर पी नोट ए के बराबर हो जाएगा, तो यहां आएगा। और जैसे जैसे यहां आएगा फिर आगे आगे मोल फ्रैक्शन कम होता चला जाएगा। दूसरी चीज मिक्स करूंगा जब इसके अंदर, तो मोल फ्रैक्शन अगर कम होता जाएगा तो प्रेशर भी कम होता जाएगा, होते 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 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो, ये जो लाइन जा रही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ ए को, पी ए। अब यही बात देखो बेटा आप इधर से सोचो, ग्राफ इधर वाला लेते हैं। अब इधर क्या ले लेते हैं, एक्स बी ले लेते हैं। अब इधर 1 और इधर चलेंगे तो एक्स बी 0। तो ये भी लाइन तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी, बिकॉज पी बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये लाइन ऐसे चलेगी। तो ये वाली लाइन जो हमें देगी, राउल्ट लॉ अगर फॉलो हो रहा है तो ये लाइन हमें पीबी बताएगी, बी का प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है। इधर देखो कम होता जा रहा है, इधर ए का कम होता जा रहा है। अगर मुझे टोटल निकालना है तो टोटल इन दोनों लाइन को जोड़ दूंगा। देखो मैं इधर मैंने ज्यादा क्यों लिखा, क्योंकि इधर 300 था, इसके वाला पीबी का 400 था, तो थोड़ा सा ऊपर लिख बना दिया मैंने इसको। अब दोनों को जोड़ूंगा तो ये लाइन दोनों को जोड़ेगी इनको, और जी ये जोड़ रही है, ये आपका टोटल प्रेशर बताएगी, ये आपका टोटल प्रेशर बताएगी। जैसे देखो इसी ऊपर वाले क्वेश्चन को अभी हम सोल्व करते हैं, तो कौन सी लाइन किसको बता रही है। तो ऊपर वाली क्वेश्चन लाइन को सोल्व करते हैं। तो ऊपर देखो मैंने क्या दिया था आपको, ए का मोल फ्रैक्शन देखो कितना था 2/5, 2/5 का मतलब 0.4। तो इधर आओ आप, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 0.4 आएगा, यहां आएगा आपका 0.5, बीच में आगे चलूंगा तो 0.4 यहां कहीं आएगा, देखो 0.4। तो ए का यहाँ 0.4 है मोल फ्रैक्शन, तो बी भी तो क्लियर है, इसका मतलब बी का कितना होगा यहाँ पर 0.6।
इस पॉइंट 4 पर जितने पॉइंट बनते हैं आप आगे लेते चले जाओ, आपको प्रेशर पता लगते जाएंगे सब। यहां तक आ जाओ, देखो ये वाला पॉइंट है, तो ये लाइन ये ब्लैक वाली है, किसको प्रेशर बता रही है? पी ए का। तो इधर से चेक कर लो, दोनों साइड में कहीं से भी चेक कर लो, तो ए का प्रेशर आ जाएगा। तो ए का प्रेशर कितना आएगा? ये 300 था और ये 0.4 था, 4 3 12 120, तो ये 120 आ गया। तो ये 120 किसका प्रेशर आ गया? ए का। अब बी का प्रेशर चाहिए तो मुझे रेड लाइन पे जाना पड़ेगा, तो मैं रेड लाइन पे चला जाऊंगा। ये रेड लाइन आ गई, देखो रेड लाइन पे प्रेशर चेक करूंगा यहां पर, ये आ गया। तो देखो 120 से ऊपर है, निकाल के देखोगे तो कितना मोल फ्रैक्शन था इसका? 0.6। टोटल था 64, तो 240, तो देखो 240 ऊपर ही तो आ रहा है, तो 240 किसका प्रेशर आ गया? पीबी का। और मुझे टोटल प्रेशर चाहिए, तो ऊपर वाली लाइन जो सबसे ऊपर लिखी है यहां चला जाऊंगा, यहां टोटल प्रेशर। तो इस टोटल प्रेशर को करूंगा तो यहां कहीं आएगा, ऐसे लाइन खींचेंगे तो यहीं कहीं आएगा, ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन यहां आएगा, या इधर देखें तो यहां आएगा। तो टोटल प्रेशर देखो, सम करके देखो दोनों, ये 120 आया, ये 240 आया, तो 140 360, तो 360 इसीलिए तो 400 से थोड़ा सा नीचे, 300 से इधर से देखें 300 से ऊपर, तो ये आपका 360 आ जाएगा, ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो ग्राफ में भी हम बता सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जो ये वाला है ए के प्रेशर को दिखाएगी लाइन, ये बी के प्रेशर को स्ट्रेट लाइन दिखाएगी, दोनों को टच करने वाली लाइन टोटल प्रेशर को दिखाएगी। तीसरे टाइप का प्रॉब्लम बेटा आपको ऐसे दे देगा, इसी केस में सपोज आपको प्रॉब्लम दे दिया, उसने कह दिया पी टी इज इक्वल टू, कोई वैल्यू दे दिया आपको, पी टी इज इक्वल टू पी बी प्लस, जैसे वैल्यू दे देता ना, पी टी इज इक्वल टू यहाँ 119 प्लस दे दिया यहाँ पर 30, जो है यहाँ दे दिया 230 दे दिया सपोज एक्स ए, कह दिया ये है, ये इक्वेशन दे दिया आपको, पी टी इज इक्वल टू 119, पी टी है एमएम में, कैलकुलेट पी नोट ए एंड पी नोट बी। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी भी, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे? देखो पहले तो इस इक्वेशन को जो राउल्ट के अकॉर्डिंग लेके आ जाओ, पी टी इज इक्वल टू 119 प्लस 238 है। तो एक तो आप ये ध्यान रखना, ये एक्स ए है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू एक्स बी की होगी, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, ये पी नोट बी की वैल्यू आ गई, और ये दोनों का डिफरेंस आ गया, ये पी नोट ए और पी नोट बी का ये डिफरेंस आ गया। करके देखते हैं बाकी हम, तो देखो अब क्या है इसको, ये तो ट्रिक से बता रहा था, अब डायरेक्ट करते हैं अपने, पहले एक बार वे सोल्व करते हैं, फिर ट्रिक दोबारा सीखते हैं हम। कि हमारे पास ये इक्वेशन था, पी टी इज इक्वल टू 119 प्लस 230 एक्स ए, सिंस वी नो दैट पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी होता है। हमें ये टर्म चाहिए एक्स से, तो एक्स बी को हटा देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी को लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स ए। तो टोटल कितना आ गया प्रेशर? देखो बेटा, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी, और ये आ गया पी नोट बी एक्स ए। तो आप एक्स ए एक साथ ले जाओ, पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स एक साथ है, तो पी नोट बी पहले लिख दिया सपोज मैंने, इधर ले गया पी नोट ए एक्स ए माइनस पी नोट बी एक्स ए। तो सॉल्यूशन क्या आ गया? पी टी इज इक्वल टू पी नोट बी प्लस पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स ए। तो ये इक्वेशन बिल्कुल वही तो बन गई है जो अभी हमने देखी थी, पी टी इज इक्वल टू पी नोट बी प्लस पी नोट ए पी नोट बी एक्स ए। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था, मैंने कहा कि आप डायरेक्ट ट्रिक यूज करो, जो भी डेटा दिया होता है अगर इधर एक्स ए है तो ये बी वाले का वेपर प्रेशर दिया होता है। देखो मैंने लिखा था एक्स ए, तो 119 किसका प्रेशर दिया था? मैंने बी वाले का दिया था। ये देखो मैंने डायरेक्ट, इसीलिए मैंने ये सारा आपका जो शॉर्टकट सिखाया मैंने, ये सारा छोड़ दिया मैंने, ये सारा छोड़ के मैंने क्या बोला सीधा, कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इधर एक्स ए है तो ये पी नोट बी की वैल्यू है, इधर एक्स बी है तो ये पी नोट ए की वैल्यू है, ये एक्स ए है
तो इसका मतलब पी नोट की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट पी नोट बी की वैल्यू 119। कंपेयर करोगे तो पी नोट बी की वैल्यू 119, और ये इन दोनों का डिफरेंस है, पी नोट ए पी नोट बी, तो दोनों का डिफरेंस जो है 30 है, तो दूसरा भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो आंसर क्या है आपका? सो आंसर क्या आ जाएगा? पी नॉट बी इज इक्वल टू डायरेक्ट 119 mm, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इज इक्वल टू 230। तो हमें पी नोट बी की वैल्यू चाहिए, तो पी नोट ए तो है 100, पी नोट ए माइनस पी नोट बी का डिफरेंस, तो प्रैक्टिकली देखो सही बन रहा है, ये थोड़ा मुझे लग रहा है गड़बड़ हो रही है। पी नोट बी इधर चला जाएगा तो 230 इधर आ जाएगा, तो इसको कम करना पड़ेगा हमें, 30 करो, इसका डिफरेंस 30 करो। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? सपोज 30, तो प्रैक्टिकली वैल्यू सही नहीं आएगी ना, माइनस में आ जाएगी। तो पी नोट ए, और इधर आ जाओ, पी नोट ए कितना है 119 माइनस 30 कर दो, पी नोट बी की वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी आपको गिवन हो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो दिखने ऐसे करोगे तो बहुत लेंदी होगा, लेकिन ऐसे करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। पी टी इजिकल टू कुछ दे रखा है, इधर एक्स ए है, तो पी नोट बी की वैल्यू है, और ये पी नोट ए और पी नोट बी का डिफरेंस है। सर ये पी पी नोट नॉट बी की वैल्यू यहाँ पे 119 है, तो वहां जाके तो एक माइनस वाला प्लस नहीं हो जाएगा? कहाँ पर? वो तो वैल्यू मैंने रख दिया ना, पी नोट ए माइनस पी नोट बी, माइनस को रहने दिया मैंने, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस। पी नोट ए की वैल्यू रख दी मैंने 119, पी नोट बी जो है मैं इधर से इधर ले गया पी नॉट बी की वैल्यू है ना सर 119? है, पी नोट बी का वैल्यू है, तो पी नोट बी का वैल्यू तो फिर चेक करो, मतलब प्रैक्टिकली चीज बननी चाहिए। मैंने उसको पी नोट ए लेके कर दिया शायद, सो पी क्या था हमारे पास, पी नोट पी ए नॉट माइन बी है। पी नोट बी इज इक्वल टू क्या लिया था 30। हाँ तो पहले तो स्टार्टिंग में 230 लिया था। चलो 230 देख लेते हैं, दोनों से जो भी सेट बैठेगा। तो पी नोट ए निकालना है आपको, तो पी नोट ए इज इक्वल टू पी नोट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 प्लस पी नोट बी। 30 प्लस पी नॉट बी, यस सर। हाँ, तो फिर तो कुछ भी लिख लो, पहले वाला भी लिख सकते हो, कितना लिखा था पहले हमने, चाहे 30, 230। 30 लिख लो, 230 लिख दो, कोई भी लिख दो, कोई फर्क नहीं है, जो जैसे करना चाहो। तो सपोज मैंने ऊपर वाले को 230 ले लिया, तो 230 ले लिया तो 230 कर दो, तो 230 कर दोगे तो ऐड हो जाएगा, ऐड कितना था 119, तो जो 19। तो आ जाएगा। मतलब आपको इस कैलकुलेशन में जाने की बजाय, जैसे सिंपली मैं एक दूसरा प्रॉब्लम वो डाल देता हूं इसमें। जैसे सपोज मैंने लिख दिया पीटी, पीटी इज इक्वल टू लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया सपोज कुछ भी लिख देते हैं 140 में, और फिर मैंने लिख दिया यहां पर सपोज लिख दिया 20 एक्स। मुझे कैलकुलेट करना है पी नोट ए एंड पी नोट बी, तो देखो अब कितना इजी हो जाएगा। तो जो यहाँ एक्स है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी नोट बी की, और ये वाला जो होगा वो डिफरेंस होगा, पी नोट ए माइनस पी नोट बी का डिफरेंस 20। तो वर्बली होने लग जाएंगे ना क्वेश्चन, तो पी नोट ए इज इक्वल टू, मतलब ये इसमें ऐड कर देना बस, सीधा सा है 20 प्लस 140, तो 160 आ गई। क्लियर? तो इस टाइप से यस आप सर। वेपर प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो आप एक चीज और, अगर वो आपसे ये पूछता है कि इसकी वेपर में कंपोजिशन बताओ आप, कि एक्स ए एक्स बी कितना वेपर बना है, तो अगर हमें ये निकालनी हो कंपोजिशन ऑफ वेपर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये केस जब भी बेटा सोल्व करना हो, कंपोजिशन ऑफ वेपर निकालनी हो, तो आप ऐसे निकालोगे। ये सपोज दो लिक्विड आपके थे ए और बी, और दोनों लिक्विड की वेपर थी ऊपर, तो ए की एंड बी की। तो यहां इस वेपर की कंपोजिशन आपने स्टार्ट तो यहां से किया, जो यहां कंपोजिशन होगी वो कंपोजिशन इन, जो स्टार्ट लिया था जहां से, इन लिक्विड होगा, कंपोजिशन इन लिक्विड, उसको हम एक्स ए एंड एक्स बी बोलते हैं। जो यहां अमाउंट आएगा ए और बी का, उसको बोलेंगे कंपोजिशन इन वेपर, कंपोजिशन इन वेपर, तो उसको हम बोल देंगे वाई ए एंड वाई बी। बस रिप्रेजेंटेशन है, लिक्विड में है तो हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो एक्स ए और एक्स बी क्या चीज है यहां पर हमारे पास,
तो यहां हम देख रहे हैं ए और बी जो हमारे पास आ रहा है वो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड है। यहां हम जो एक्स ए एक्स बी ले रहे हैं इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी है, ए एंड बी, लेकिन कहां इन लिक्विड है, ये लिक्विड फेज कंपोजिशन है। और वाई ए वाई बी भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी है, ये भी मोल फ्रैक्शन ही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, बट ये किस में है, वेपर में, इसलिए ऊपर वाले स्टेट में मैंने लिखा है ये वेपर में। ये कभी भी निकालना हो तो ये डाल्टन से निकाली जाती है, डाल्टन लॉ से। ये कभी भी कैलकुलेट करना हो तो वाई ए एंड वाई बी आर कैलकुलेटेड बाय डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वाई ए निकालना है तो जो प्रेशर होगा ए का डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर कर दो, मतलब पी ए अपॉन पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी निकाल। वाई बी निकालना है तो दोनों का सम 1 होता है, 1 माइनस वाई ए कर दो, या वैसे भी निकाल सकते थे वाई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन टोटल प्रेशर, या पी बी अपॉन पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, या आप ये भी निकाल सकते हो दोनों का रेशियो निकालना है तो वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू आ जाएगा पी ए अपॉन पी बी, पी ए पी टी दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, और यहां कह सकते हो पी नोट ए एक्स ए अपॉन पी नोट बी एक्स बी। सपोज अभी ऊपर वाला प्रॉब्लम लिया था हमने, ऊपर वाले प्रॉब्लम में ही हम निकालते हैं, उसको ऐसे कर लेते हैं, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ वेपर इन अबो प्रॉब्लम, जो ऊपर लिखी थी हमने। तो अबो प्रॉब्लम में सपोज वाई ए निकालना था तो वाई ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ए अपॉन पी टी। तो पी ए कैलकुलेट किया था हमने, देखो जरा कितना किया था कैलकुलेट पी ए अबो प्रॉब्लम में, ये रहा पी ए, पी ए पी बी, पी ए कितना था हमारे पास, ये वाला नहीं जिसमें मोल फ्रैक्शन, नहीं नहीं ये वाला नहीं जिसमें मोल फ्रैक्शन दिखा था हमने, मोल, इसमें तो मोल फ्रैक्शन नहीं है ना, उसकी बात पीए उस केस में सर 349 आया था ना, 349 नहीं था शायद, ये रहा, ये वाला तो है इसमें, ये वाला है ना 120 था। वाला। हाँ, क्योंकि इनमें तो मोल फ्रैक्शन तो था ही नहीं ना, ये सेकंड वाले क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन इसमें दिया था मैंने, एक्स ए 0.4 आया था जो, तो पी ए कितना आया था 120, पी बी कितना आया था 240, और टोटल प्रेशर आया था 360, और ए का मोल फ्रैक्शन था 0.4 और दूसरे का मोल फ्रैक्शन 0.6 था, 2 मोल एक के और 3 मोल ऐसे मिलाए थे। तो इस प्रॉब्लम को हम, जहां मोल फ्रैक्शन दिया था उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे थे, तो वहां लिख देता हूं मैं चाहे दोबारा, तो वहां हमें क्या है, एक्स ए था 0.4 और एक्स बी आ जाएगा 0.6, वो तो क्लियर ही है, और पी ए आया था 120, पी बी आया था 240 और टोटल प्रेशर आया था 360, ये डेटा थे। तो देखो वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टी, तो पी ए कितना आया था हमारे पास 120 और टोटल प्रेशर कितना आया था हमारे पास 360, 1/3 आ गया। वाई बी कैलकुलेट करना है तो या तो वाई ए में से 1 में से माइनस कर दो या दोबारा बना लो, पी बी अपॉन पी टी, तो पी बी कितना था हमारे पास 240 और ये कितना है 360, तो 2/3 हो गया। या दोनों का रेशियो निकालना है तो वाई ए अपॉन वाई बी, तो दोनों पी ए अपॉन पी बी था हमारे पास, तो पी ए था 120 और ये था 240, 1/2 आ जाएगा, वाई अपॉन वाई 1/2 रेशियो में। तो आप कंपोजिशन ऑफ वेपर भी निकाल सकते हैं।
बट प्रॉब्लम कब आता है बेटा, जब इस पूरे रूल से जितना हम सोच रहे हैं कि टोटल प्रेशर इतना आएगा, लेकिन उस टोटल प्रेशर से कम या ज्यादा आने लग जाए, तो इसका मतलब जो है आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे? विच डेविएट, विच शो डेविएशन इन टोटल प्रेशर, यानी जो सॉल्यूशन का प्रेशर, विच शो डेविएशन इन टोटल, या वेपर प्रेशर कोई भी कह सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, विच शो डेविएशन इन वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ से डेविएशन तो फिर दो टाइप का हो सकता है आपका, या तो जितना राउल्ट बता रहा था उससे ज्यादा आ जाए या उससे कम आ जाए। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाता है तो उसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन या पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे या फिर आपके नेगेटिव डेविएशन। मतलब जितना राउल्ट बता रहा है वेपर प्रेशर, उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आने लग जाए तो पॉजिटिव डेविएशन। कैसे? जैसे मान लो आपको वो कह रहा है कि पी ए आना चाहिए पी नोट ए एक्स ए के इक्वल, लेकिन उससे ज्यादा आ रहा है। वो कह रहा है पी बी आना चाहिए बराबर इसके, लेकिन उससे ज्यादा आ रहा है। वो कह रहा है टोटल प्रेशर दोनों का सम होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा आ रहा है प्रेशर। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन है। ये कब होता है पॉजिटिव डेविएशन? जब दो लिक्विड को मिलाने पर उनमें पहले के कंपैरिजन में अट्रैक्शन कम हो जाए, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाए। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ टू लिक्विड। जब दो लिक्विड होते हैं उनके मोलिक्यूल में रिपल्सन होने लग जाए पहले के कंपैरिजन में। मान लेते हैं हमारे पास लिक्विड प्योर था तो उसमें ए और ए के बीच अट्रैक्शन इतना था, और बेटा बी और बी के बीच अट्रैक्शन इतना था। अब दोनों को मिला दिया और मिलाने पर जो अट्रैक्शन की बजाय वो एक दूसरे से दूर होने लग गए, ए और बी। तो दूर होने लगेंगे तो ये अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। वीक अट्रैक्शन का मतलब मोर रिपल्सन। तो वीक होगा तो लिक्विड में रहना नहीं चाहेगा वो ए और बी, और दोनों बाहर ज्यादा जाना चाहेंगे, एक दूसरे से रिलेशन तोड़ के वेपर में जाना चाहेंगे। तो वेपर पहले से ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन कब होता है? जब दो लिक्विड को हम मिलाते हैं और उनके मोलिक्यूल में मोर अट्रैक्शन की बजाय पहले के कंपैरिजन में रिपल्सन ज्यादा होने लग जाता है, वीक अट्रैक्शन होने लग जाते हैं। और ऐसा होगा तो मोलिक्यूल दूर दूर होंगे तो हमेशा वॉल्यूम जो होगा वो आपका चेंज होगा और इंक्रीज होगा। मान लो 5 मिलीलीटर लिक्विड ए लिया, 5 मिलीलीटर लिक्विड बी लिया, लेकिन आपने दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर 10 ना होकर के 10 से ज्यादा आ जाए, तो ऐसे केसेस में आपका क्या याद करोगे आप? जब भी ऐसा केस आएगा तो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव आएगी, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अच्छा, अट्रैक्शन कम पड़ रहा है, रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके दूर दूर हो रहे हैं, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। डेल्टा वी भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये, तो एंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब करेगी वो हीट, लेकिन चलेगी। आप एक ग्लास में दो लिक्विड को मिलाओ, आप दोनों लिक्विड को मिलाते हो और बाहर से टच करके देखा तो आपने देखा कि आपको ठंडा लग रहा है ग्लास, इसका मतलब वो वाली हीट अंदर सिस्टम ने ले ली। डेल्टा एच पॉजिटिव, सिस्टम के लिए पॉजिटिव कह रहे हैं, सिस्टम ने ले ली। इसलिए ऐसे सॉल्यूशन जो होंगे वो ठंडे लगेंगे बाहर से छूने पर, सॉल्यूशन बिकम्स कोल्ड। ध्यान रखना, यहाँ कई बच्चे गलती कर जाते हैं, सोचना प्रैक्टिकली है। सोच रहे वैसे क्या सोचते हैं जनरली कि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एनर्जी सर बढ़ेगी तो गर्म होना चाहिए। बढ़ेगी नहीं, आपने दो लिक्विड को मिलाया है और मिलाने पर उसने एनर्जी सिस्टम से बाहर से एब्जॉर्ब कर ली सराउंडिंग से, और एब्जॉर्ब करके एंडोथर्मिक हुआ, उन पार्टिकल को बाहर भेज दिया जिससे वेपर बढ़ गया। तो यहां तो एनर्जी कम होगी ना, इधर से यहीं से तो गई है, सिस्टम के अंदर गई है, लेकिन ग्लास ठंडा हो गया। तो सॉल्यूशन बिकम कोल्ड देना है आपने, सॉल्यूशन बिकम कोल्ड। यही सारी चीजें आप अगर नेगेटिव डेविएशन में लगाओगे तो बेटा सारा उल्टा होगा, कि वेपर प्रेशर पहले से कम बन रहे हो। जितना वेपर प्रेशर बना रहे हैं पहले से कम बन रहे हो, टोटल प्रेशर कम आ रहा हो। तो कम कब बन सकता है प्रेशर? जब मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बढ़ जाए। तो यहां पर क्या होगा, जैसे
मोर अट्रैक्शन आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी। कैसे? पहले ए इस डिस्टेंस पे थे, लेकिन जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है ना, तो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन आ जाता है, वहां सब जगह नेगेटिव डेविएशन आएगा। तो ए बी बी, लेकिन अब ए बी बिल्कुल क्लोज आ गए, मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया। देखो मोर अट्रैक्शन हो गया, तो मोर अट्रैक्शन हो गया तो बाहर जाने की, वेपर में जाने की पावर कम हो गई, इसलिए ऐसे केसेस में डेल्टा भी नेगेटिव होगा। अट्रैक्शन हुआ है तो एनर्जी उल्टा बाहर निकली है एनर्जी, तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, बाहर निकलेगी तो नेगेटिव, बाहर एटमोस्फेयर को गर्म कर देगी, इसलिए सॉल्यूशन हॉट होंगे यहां पर। तो इसके एग्जांपल देखोगे तो जैसे इसके जो पॉपुलर एग्जांपल है, जैसे वाटर एथेनॉल, वाटर प्लस एथेनॉल, इस टाइप के एग्जांपल इसमें आएंगे। इसमें जो एग्जांपल आएंगे वो इस टाइप के आएंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, काफी बेस्ट एग्जांपल। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे वाटर और कोई भी एसिड, वाटर और H2SO4, वैसे भी पता है, जैसे वाटर H2SO4 के अंदर वाटर डालोगे तो बाहर से वो जो है वो हीट फेंकने लग जाता है, हीट बाहर आ रही है तो डेल्टा H पॉजिटिव है ना। जो भी सॉल्यूशन हॉट हो रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। हाँ, एक स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना, सॉल्यूशन कैसा भी तैयार हो, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव होगा, गिव्स फ्री एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव, और एंट्रोपी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। सॉल्यूशन किसी भी टाइप का हो, नॉन आइडियल फिर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आइडियल नॉन आइडियल कैसा भी हो, डेल्टा जी नेगेटिव। डेल्टा जी को बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। नेगेटिव का मतलब है ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, आप दोनों को मिक्स करोगे, मिक्सिंग अपने आप होती रहेगी, आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। और जब मिक्स होंगे तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस बढ़ेगा पार्टिकल का, तो एंट्रोपी बढ़ेगी बढ़ेगी, चाहे फिर आइडियल सॉल्यूशन बने और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बने। तो डेल्टा एस का मतलब है एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होगी, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज होगी, गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब डिक्रीज होगी। तो चाहे कैसा भी, एंथैल्पी में अलग अलग साइन है, एंथैल्पी अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा एच जीरो, लेकिन अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच नेगेटिव। क्लियर बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट चलो। नो सर। नो सर। तो वो कोल्ड वाला एक बार फिर से बता देना, जो है सॉल्यूशन बिकम कोल्ड। हाँ बेटा, अगर दो लिक्विड को मिलाओगे और मिलाने पर वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले करके और पार्टिकल बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर से तो हीट चली गई ना, तो आप टच करके देखोगे तो जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं वो ठंडा लगेंगे आपको, सॉल्यूशन बाहर से छूने पर ठंडे लगेंगे। क्लियर? और जो नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब तो हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है तो ग्लास से बाहर निकलेगी। सपोज कांच का ग्लास है, दो लिक्विड को मिला दिया तो हीट बाहर आ रही है तो ग्लास तो गर्म हो जाएगा। तो जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो हॉट होगा, बाहर आएगी हीट, एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो कोल्ड होगा सॉल्यूशन। क्लियर? सर हाँ बोलो। सर ये वॉल्यूम पॉजिटिव कैसे होगा? जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए? वो तो बेटा गैसेस के लिए होता है, लिक्विड पे थोड़ी होता है वो, यहाँ तो वेपर प्रेशर की बात हो रही है ना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलो बेटा आगे देखो फिर। आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहीं पर सॉल्यूशन से रिलेटेड, इसको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब ये क्या चीज होती है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर? ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है ये क्या चीज है, एक्चुअल में दो लिक्विड का सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि दो लिक्विड सेम बॉइलिंग पॉइंट पे, एक मिक्सचर का सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस पर बॉइल होते हैं। तो ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड
boil at same temperature. Boil at same temperature. A mixture of two liquid boil at same temperature. और ये मिक्सचर जो होगा हमेशा ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है. A mixture of two liquid boil at same temperature in non-ideal solution known as azeotropic mixture. अब मान लो दोनों लिक्विड एक पे ही बॉईल हो रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों लिक्विड को सेपरेट नहीं कर पाते हैं. तो पॉइंट क्या आएंगे? एक तो एट azeotropic mixture composition of vapor and liquid is same. इस टाइम पे जो ए और बी होंगे उन दोनों का वेपर का कंपोजिशन और लिक्विड का कंपोजिशन सेम होगा, और इसलिए हम इन दोनों को, और दोनों एक साथ बॉईल हो रहे हैं, तो कांट सेपरेट बाय डिस्टिलेशन. इसलिए आप इन दोनों को इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर वाले पॉइंट पर डिस्टिलेशन करके अलग नहीं कर सकते. भाई जनरली होता क्या है, दो लिक्विड को अलग करना चाहते हो तो आप उनको बॉईल करना स्टार्ट करो, और बॉईल होगा, एक लिक्विड पहले हो जाएगा बॉईल, फिर दूसरा बाद में होगा, तो अलग अलग कर लोगे. लेकिन दोनों ही लिक्विड किसी पार्टिकुलर कंपोजिशन पर दोनों लिक्विड एक साथ बॉईल हो रहे हैं. टू लिक्विड बॉईल एट सेम टेम्परेचर, और मिक्सचर सेम टेम्परेचर बॉईल हो रहा है, इसलिए इस मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट को आप डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. और इस टाइम पे कंपोजिशन जो होती है वेपर और लिक्विड की सेम होती है. ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर. ये हर जगह नहीं होता, एक पार्टिकुलर कंपोजिशन पे होता है. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं एथेनॉल और वाटर का, और होगा किसमें हमेशा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में. तो जैसे एथेनॉल प्लस वाटर, तो अप्रोक्सीमेट आप देखोगे 96% एथेनॉल और 4% अप्रोक्सीमेट 4% वाटर लेंगे, तो जब ये कंपोजिशन होगा दोनों का, तो आप दोनों को सेपरेट नहीं कर पाओगे, दोनों एक साथ बॉईल होंगे, एक साथ नीचे बैठेंगे. इसको आप ग्राफ से कैसे दिखा सकते हो? ग्राफ आता है इसका, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. देखो सपोज एथेनॉल और वाटर वाला एग्जांपल ही लेता हूं मैं. एथेनॉल और वाटर वाला एग्जांपल लेते हैं. ये एथेनॉल है सपोज ए, और ये वाटर है बी. तो ए और बी हैं. ए वाटर का वेपर प्रेशर है, बी का वेपर प्रेशर है, और ये दोनों आपको पता है पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं. तो मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो वेपर प्रेशर इस लाइन में आता तो आइडियल सॉल्यूशन होता. लेकिन हमें पता चला कि भाई ए जो है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, मतलब वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है. तो ये वेपर प्रेशर हो गया, ये कंपोजिशन हो गया. इस वेपर प्रेशर और कंपोजिशन में जो वेपर प्रेशर होता है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ये भी नोट याद कर लो एक, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है, और बॉइल कब होता है? जब वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए. तो जैसे ही आप गर्म करोगे तो वो जल्दी सी बॉइल हो जाएगा. तो जिसके वेपर प्रेशर जिस लिक्विड के ज्यादा होते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं. तो मैं यही ग्राफ अगर टेम्परेचर के साथ बनाऊं तो बिल्कुल उल्टा आएगा. तो ये मैं अब वेपर प्रेशर, ये ए का वेपर प्रेशर था, अब मैं टेम्परेचर ले रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट, इधर कंपोजिशन. तो ग्राफ देखो बिल्कुल, ए जो यहाँ नीचे है तो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर आ जाएगा, बी जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और जो ऊपर की तरफ डेविएशन दिख रहा था वो आपको नीचे की तरफ डेविएशन दिखेगा. तो इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट जो दोनों मैंने वेपर प्रेशर का भी टेम्परेचर का भी ग्राफ दे दिया, आना ऐसे चाहिए था तो उल्टा हो गया. अब देखो इस पर एक कंपोजिशन ऐसी आ रही है, ये वाली कंपोजिशन, सपोज जहां पर कोई हाइट दिखाई दे रही है आपको, तो ये कंपोजिशन ऐसा है, यहां पर ऊपर वाला वेपर है, नीचे वाली लिक्विड है. ये वेपर है, ये लिक्विड है. वेपर में भी ए और बी दोनों है, लिक्विड में भी दोनों है, लेकिन इस पॉइंट पर दोनों टच कर रहे हैं. तो ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर हो गया. जैसे यहां करूंगा तो जहां हाइट दिखाई दे रही थी
ये वाला पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर हो गया। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर पर लिक्विड और वेपर दोनों का पॉइंट सेम आ रहा है, इसलिए उसने बोला एजियोट्रोपिक मिक्सचर कंपोजिशन ऑफ वेपर एंड लिक्विड सेम। तो बॉइलिंग पॉइंट भी देखो दोनों का सेम एक ही पॉइंट हो गया, इसलिए इस टेम्परेचर को हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। जिस टाइम बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाता है सेम हो जाता है दोनों का, उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये कैसा डेविएशन था, देखो यहां पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, तो बॉइलिंग पॉइंट देखो मिनिमम आ गया, ये बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो एक पॉइंट और निकल के आ गया ना बेटा। इसका मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन गिव्स, पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव वेपर प्रेशर पॉजिटिव, वेपर प्रेशर मैक्सिमम, तो पॉजिटिव डेविएशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो पॉजिटिव डेविएशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर गिव्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जो पॉजिटिव होंगे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप देंगे, और जो नेगेटिव डेविएशन होता तो उल्टा हो जाता बिल्कुल सारा, नेगेटिव डेविएशन नेगेटिव वाला। तो इसका मतलब हमेशा नॉन आइडियल होगा तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, और जहां नॉन आइडियल होगा वहीं एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेंगे। तो नेगेटिव डेविएशन एजियोट्रोप पिक मिक्सचर, ये क्या करेगा आपको, गिव्स मिनिमम। अब ये नेगेटिव हो गया, ये मिनिमम हो गया, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। पूछेगा आपसे कि भाई अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो आइडियल है तो फिर तो एजियोट्रोपिक बनना नहीं, नॉन आइडियल है तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनने हैं, और नॉन आइडियल में अगर पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं तो मिनिमम बॉइलिंग वाले एजियोट्रोप देंगे, और अगर नेगेटिव डेविएशन वाले हैं तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप देंगे। तो अच्छे से कर लेना, ये बहुत जरूरी पार्ट था इसका। इस अब देखो अभी तक हमने क्या, अभी तक हमारा पॉइंट तो बेटा एक ही चल रहा है कि वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जब सॉल्यूशन तैयार हो जाते हैं तो वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो दो फार्मूले पढ़ लिए हमने स्टार्टिंग में, पी एस इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए, और एक वो अभी बताया जो पी ए, दो है तो दोनों को ऐड कर दो, पी टी इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। उसकी लिक्विड में कंपोजिशन निकाल सकते हो, वेपर में कंपोजिशन निकाल सकते हो, या फिर एक नई चीज पढ़ ली कि डेविएशन करते हैं, अगर लिक्विड का सोल्यूशन बनाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन हो सकता है, और उस टाइम पे उनके एजियोट्रोप बनते हैं। इससे जो अगला पार्ट सॉल्यूशन का यहां से जो स्टार्ट होता है बेटा अपना, वो ये होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, किसी भी आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे, नेचर पर डिपेंड नहीं करे, नंबर ऑफ पार्टिकल पर। पार्टिकल कौन से, जो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में डिसोल्व पार्टिकल होते हैं उन पर डिपेंड करे, प्रेसिपिटेट पे भी नहीं। सॉल्यूशन के अंदर तो प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, लेकिन प्रेसिपिटेट के पार्टिकल काउंट नहीं करने। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन number of dissolved particles of solute, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डिसोल्व पार्टिकल। इस बात पे ध्यान देना है, उसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास टोटल 4 ही है बेटा। इसमें एक तो है जितना वेपर, हमने कहा था कि जब कोई इंप्यूरिटी मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। तो ये पढ़ते हैं हम, अभी पढ़ा हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होगा। अगर वेपर प्रेशर लोअरिंग, लोअर हो रहे हैं बेटा, वेपर प्रेशर लोअर हो रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
इसको हम लिखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से, ये पढ़ेंगे तो केबी इंटू मोलिलिटी के बराबर आएगा। डेरिवेशन की अभी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि जो है इसी से हमारा काम अभी चलता जाएगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट वापस डिक्रीज होंगे। इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होंगे तो जहां डेल्टा टीबी था वहां डेल्टा टीएफ, अभी बताऊंगा ये के बी के एफ ये क्या है सारा अभी करेंगे हम, के एफ इंटू मोलिलिटी आ जाएगा। और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारे सॉल्यूशन की 4 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो नंबर ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो सोल्यूट पर डिपेंड करती है। लेकिन इस बात को समझना होगा बेटा, नंबर ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल, ये क्या कहना चाहता हूं मैं, नंबर ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल। नंबर ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल का मतलब है कि प्रैक्टिकली कितना पार्टिकल है, प्रैक्टिकली कितना पार्टिकल है सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व हो रहा है। और प्रैक्टिकली पार्टिकल काउंट करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी होगी, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन तभी बनेगा जब हम जो मैं अब पॉइंट कराने जा रहा हूं ये आपका क्लियर हो। इसको बड़ा अच्छे से समझना है अभी आपने। इसको बोलते हैं जो प्रैक्टिकली पार्टिकल निकालते हो कितने प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में, एक्चुअली क्या बताता है, एक्चुअली टेल्स हाउ मैनी particles are present in solution on adding one solute particle। भाई आपने तो सोल्यूट पार्टिकल 1 डाला सपोज, लेकिन एक्चुअल में सॉल्यूशन में जाके कितने हुए हैं, वो क्या वो 1 का 1 ही रहा, या कहीं डिसोसिएट तो नहीं हो गया, कहीं एसोसिएट तो नहीं हो गया। डिसोसिएट होगा तो 1 से ज्यादा होने लग जाएंगे, एसोसिएट होगा तो 1 भी नहीं रहेगा, 1 से कम होने लग जाएगा। तो एक्चुअल में कितना पार्टिकल होता है उसको कैलकुलेट करने को वी कैन से दिस पॉइंट इज नोन एज वांट ऑफ फैक्टर, मतलब आयोटा। तो ये डिपेंड करेगा बेटा सोल्यूट पे, आप सोल्यूट क्या डाल रहे हो आप। और सोल्यूट जो है डिफरेंट टाइप का हो सकता है। अब सोल्यूट के साथ क्या क्या हो सकता है जब वो जाएगा सॉल्यूशन में, सोल्यूट जब सॉल्यूशन में जाएगा तो एक तो ये चीज हो सकती है कि सोल्यूट नाइदर डिसोसिएट नोर एसोसिएट सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन ना तो वो डिसोसिएट हुआ ना एसोसिएट हुआ, तो आप आयोटा हमेशा 1 डालोगे तो 1 ही पार्टिकल रहेगा, 1 यूज करोगे आप। अगर कोई ऐसा सोल्यूट पार्टिकल है जो ना तो डिसोसिएट हो रहा है ना ही एसोसिएट हो रहा है तो बेटा आयोटा 1 लेना है। ये किसके लिए होगा, प्रैक्टिकली सोचो, जैसे अल्कोहल है, एथेनॉल है, अल्कोहल वाटर में ना डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये भी तो अल्कोहल ही है। ग्लूकोज, जितनी भी शुगर है आपकी, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, इनका एक पार्टिकल डालोगे तो सॉल्यूशन में एक ही रहेगा, 10 डालोगे तो 10 ही रहेंगे। तो इन सब के लिए आयोटा आपने 1 लेना है। दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है, ऐसे सोल्यूट हो सकते हैं जो डिसोसिएशन में चले जाएं, गो इन डिसोसिएशन। जब भी बेटा वो डिसोसिएशन में जाएंगे तो पार्टिकल बढ़ेंगे, तो आप इस फार्मूले से आयोटा कैलकुलेट करना, आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अल्फा क्या है यहां पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, भाई कितना डिसोसिएट हो रहा है, 10%, 20%, 50%, वो सब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एन है, ये एन का मतलब है
नंबर ऑफ आयंस इन सोल्यूट। इफ, ये ध्यान रखना, इफ इफ अल्फा 100%, अगर आपके पास अल्फा 100% हो, 100% कब होगा? जब आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। 100% कब होगा? जब आपके पास, इफ अल्फा 100% मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप आयोटा की वैल्यू डायरेक्ट N के बराबर ले सकते हैं। तो वैसे हर किसी के लिए ये फार्मूला लगेगा, लगा के देखोगे 100% तो अपने आप यही आ जाएगा, तो आयोटा N आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे सपोज मैं आपको कह देता हूं NaCl, तो NaCl या K2SO4, तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनका आयोटा जितने आयन दिखाई दे रहे हैं डायरेक्ट लिख लो आप, NaCl मतलब 2, आयोटा N 2 पार्टिकल है। K2SO4 में देखो 2 पोटेशियम 1 सल्फेट आयन, 3 आयन दिख रहे हैं मुझे, तो आयोटा डायरेक्ट N के इक्वल 3 आ गया। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे एसिटिक एसिड, सपोज एज एग्जांपल है, मैंने दे दिया K4FeCN6, तो अब ये वीक है तो इसका अल्फा गिवन होगा में, मतलब जिसका अल्फा दिया जाए इसका मतलब वो वीक ही है, अल्फा नहीं दे रहा है तो स्ट्रॉन्ग है। तो K4FeCN6 उसने बोल दिया 30% डिसोसिएट होता है, तो अब मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एन कैसे देखूंगा? देखो कितने पार्टिकल देगा, 4 तो पोटेशियम हो गए, एक ये बड़ा पार्टिकल हो गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला, तो 4 पोटेशियम और एक ये, तो टोटल 5 पार्टिकल हो गए। तो आयोटा 1, अल्फा 30% मतलब 30/100 0.3 प्लस एन की वैल्यू 4 और 1 5 इंटू 0.3, कैलकुलेट कर लो, जो कैलकुलेट करोगे वो आयोटा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर डिग्री आपके पास इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट हो रहा है, तो इट मींस आप फार्मूला यूज करोगे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और गिवन होगा आपको, और एन फार्मूले से पता लग जाएगा कि कितने पार्टिकल देगा। अगर मैं एक तीसरा केस भी तो ले सकता हूं, अगर मैं एक तीसरा केस लेता हूं, मैंने डिसोसिएशन भी कर लिया, तीसरा केस क्या क्या हो सकता है कि अगर वो एसोसिएशन में जा रहा है, सोल्यूट पार्टिकल गो इन एसोसिएशन, तो यहां एन से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि डिसोसिएशन में बढ़ते हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एसोसिएशन में घटेगा तो एन से डिवाइड कर देना, तो आयोटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस बाई अल्फा बाई एन। जैसे एग्जांपल, इफ acetic acid is 30% dimerized in benzene, कैलकुलेट आयोटा। एसिटिक एसिड का बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन में इसकी प्रॉपर्टी होती है ये डाइमराइज होते हैं, तो उसके अंदर अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो आयोटा कैसे निकालोगे अब आप? तो आयोटा आप कैसे निकालोगे कि आयोटा इज इक्वल टू, जो अभी पढ़ा हमने, देखो डाइमराइज है, डाइमर बन रहा है, तो एन की वैल्यू आ गई 2, अल्फा उसने दे दिया 30%, और यहां होगा क्या? डाइमराइज है तो इसका मतलब एसोसिएशन हो रहा है, तो क्या फार्मूला लगाऊंगा बेटा? आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, तो आयोटा 1 अल्फा 0.3 प्लस 0.3 बाई एन की वैल्यू 2 लगा देंगे, तो कैलकुलेट हो जाएगा। तो समझ गए बेटा कि आयोटा का मतलब है कि प्रैक्टिकली कितने पार्टिकल में, जो आपने सोल्यूट पार्टिकल डाला है, प्रैक्टिकली कितने पार्टिकल में जा रहा है वो निकालने, और एक्चुअल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल के नंबर पे ही डिपेंड करती है। तो अब आते हैं हम कंपटीशन की प्रॉब्लम में। तो जब भी आप कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करोगे, चारों में से कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशन करते हो आप इन एग्जाम, जो अब एग्जाम दोगे आप, इस एग्जाम में करोगे, तो आपने हमेशा ये करना है
जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगा, एक्चुअल वैल्यू, एक्सपेरिमेंट मतलब एक्चुअल वैल्यू होगा, बस यही सीखना है हमें इस चैप्टर में, इस पार्ट में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा आयोटा इनटू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब जो थ्योरेटिकल वैल्यू हो, जब भी न्यूमेरिकल करो तो आप आयोटा मल्टीप्लाई करके करेंगे। आयोटा मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे? एज एग्जांपल मान लो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटल जो एक्चुअल जो है वो ये आएगी आयोटा इंटू डेल्टा टीबी थियोरेटिकल। तो जब भी आप प्रॉब्लम करो सोल्व तो आयोटा से मल्टीप्लाई करके बोलो। टीबी थियोरेटिकली क्या निकाला था आपने? के बी इंटू मोलिलिटी। और कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि मोलिलिटी इधर आ रही है ना, मोलिलिटी मोलर मास नीचे आएगा। तो कोलिगेटिव आपके पास प्रॉपर्टी जो भी आ रहा है वो मोलर मास के अपोजिट है, तो मोलर मास में फिर यही रिलेशन उल्टा हो जाएगा। तो मोलर मास एक्सपेरिमेंटल अगर ले लिया आपने, मोलर मास ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल, इजिकल टू आयोटा से डिवाइड कर देना फिर, मोलर मास या एम थियोरेटिकल, थियोरेटिकल मतलब कैलकुलेटेड, पहले निकाल लेना, थियोरेटिकल निकाल के बाद में आयोटा से डिवाइड कर देना, तो एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा, एक्चुअल आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है तो डायरेक्ट सोल्व करो, आयोटा से मल्टीप्लाई करके सोल्व करो। मोलर मास निकालना है तो पहले थियोरेटिकली मोलर मास निकाल लो, जो फार्मूले हैं ऊपर वाले, फिर आयोटा से डिवाइड कर दो। यहाँ थियोरेटिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड होगा, बिकॉज दोनों अपोजिट हैं। इसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है ना, व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर? तो आई इज इक्वल टू एम थियोरेटिकल डिवाइडेड बाई एम ऑब्जर्व। एम किसको बोल रहा हूं मैं? मोलर मास को बोल रहा हूं। अब हम इस पॉइंट को देखते हैं, जैसे मैंने आपको इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, या पहले से स्टार्ट कर लेता हूं मैं। पहला लिखा था वो पढ़ लिया था वैसे पहले ही हमने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या पढ़ा हमने बेटा? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है एन सोल्यूट अपॉन एन सोल्यूट प्लस एन सोलवेंट। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो ये कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, ये वेरी हाई होगा, तो इसको छोड़ भी देते हैं, तो अप्रोक्सीमेट हम ऐसे भी लिख देते हैं एन सोल्यूट अपॉन एन सोल्वेंट। बट आप कैसे सोल्व करोगे? आयोटा मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे पी नोट पी एस एक्स सोल्यूट जो भी आया है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से बनेगा, लेकिन सोल्यूट पार्टिकल एन कितने डालने हैं इनटू आयोटा, इधर आ जाएगा आयोटा एन सोल्यूट अपॉन एन सोल्यूट। यहाँ सोल्यूट अगर रखना चाहते हो तो आयोटा इसके साथ भी दे देना, हटाना चाहते हो तो हट ही जाएगा। सोलवेंट से आयोटा मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि आयोटा क्या है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है जो एक्चुअल में प्रेजेंट है। सोलवेंट थोड़ी डिसोसिएट एसोसिएट होता है, एसोसिएट डिसोसिएट सोल्यूट होता है, तो सोल्यूट से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो आप यहां से क्या चेक कर सकते हो कि जितना नंबर ऑफ पार्टिकल ओवरऑल, ये कह सकते हो आप, जो आपने पार्टिकल डाले उसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया, जितना आई और एन का वैल्यू ज्यादा होता जाएगा उतना वेपर प्रेशर लोअर होता जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर जो है वो डाउन होते चले जाएंगे। और डेल्टा पी का जो नेगेटिव डेल्टा पी है, मतलब लोअरिंग जो है, कमी जो है वो बढ़ती जाएगी, लोअरिंग इंक्रीज होता जाएगा। कैसे? सपोज मैंने आपको बेटा एक एग्जांपल दिया, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास एक प्योर वाटर है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है P1। अब मैंने प्योर वाटर, उसी प्योर वाटर में मैंने 1
या 0.1 मोलर सॉल्यूशन बना दिया ग्लूकोज का, ग्लूकोज का डाल दिया मैंने 0.1 मोल 1 लीटर में, ये 1 लीटर है, इस 1 लीटर में ही 0.1 मोल ग्लूकोज सॉल्यूशन बना दिया। और मैंने एक आपको बोल दिया कि इसी सॉल्यूशन के अंदर 0.1 मोलर यूरिया बना दिया। इसका वेपर प्रेशर P1 आया, इसका वेपर प्रेशर P2 आया, इसका वेपर प्रेशर P3 आया। फिर मैंने इसी के अंदर जो है 0.1 मोलर सपोज एसिटिक एसिड मिला दिया, तो ये इसका P4 आ गया। तो इनके वेपर प्रेशर मुझे रिलेट करने हैं कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। तो क्लियर कट है बेटा, देखो आयोटा ग्लूकोज है तो 1 है, तो इसका आयोटा 1 है तो ये तो 0.1 ही रहेगा पर लीटर। यूरिया की भी आयोटा 1 है तो ये भी 0.1 ही रहेगा। लेकिन 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड तो वाटर में डिसोशिएट होता है, इसका आयोटा ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ग्रेटर देन डिसोसिएशन होगा तो 1 से ज्यादा आएगा, तो 0.1 से ज्यादा पार्टिकल बनेंगे। तो इसका देखो आई एन कितना आया, इसका आया आई एन 0.1, कैलकुलेशन करनी है आपने, इसका भी 0.1 आ गया। लेकिन इसका क्लियर कट है कि 0.1 से ज्यादा आएगा, क्या चीज, आई एन। तो जिसमें जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उसका वेपर प्रेशर तो उतना ही कम होता जाएगा। तो सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा, जिसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, जिसमें पार्टिकल डाले ही नहीं, सॉल्वेंट डाला नहीं। तो P1 सबसे ज्यादा, फिर P2 और P3 बराबर, क्योंकि दोनों में पार्टिकल का नंबर बराबर है। और P4 में पार्टिकल सबसे ज्यादा हो गए हैं, डिसोशिएट होकर के बढ़ गए हैं, 1 से ज्यादा बढ़ गए हैं 0.1 से, तो P4 आ जाएगा। इस तरफ वेपर प्रेशर इंक्रीज। किसी को डाउट बेटा इसमें कि जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करते जाओ, जितने ज्यादा पार्टिकल होते जाएंगे वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा सॉल्यूशन। जरा ये बताओ मुझे, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। ये मैंने ले लिया वाटर 1 लीटर प्योर, ये उसी वाटर का सॉल्यूशन ले लिया मैंने, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड मिला दिया, इसमें सॉल्यूशन बना दिया। और ये मैंने ले लिया 0.1 मोलर, सपोज मैंने NaCl ले लिया, इसका वेपर प्रेशर है P1, इसका वेपर प्रेशर है P2, इसका वेपर प्रेशर है P3। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो इनको। तो बताओ बेटा, वेपर प्रेशर इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा। तो सबसे ज्यादा P1 का, उससे कम P2 का, और सबसे कम P3 का। सबसे कम प्रेशर P3 का, सर सबसे कम P3, सबसे कम P3, बिल्कुल क्लियर बेटा। बिकॉज इसका जो आयोटा है ये CH3CH है, ये वीक है इलेक्ट्रोलाइट, और NaCl जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका आयोटा तो क्लियर है, इसके n के बराबर है 2 हो गया। तो इसके I और n की वैल्यू निकालूंगा, वो तो ट्वाइस हो जाएगी, 0.1 इंटू 2। लेकिन ये वीक है तो ये इसका आयोटा जो होगा 1 से तो ज्यादा होगा लेकिन 2 से कम होगा, क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं है, तो 1 से 2 के बीच में आएगा। तो जिसके अंदर जितने ज्यादा पार्टिकल होते जाएंगे उसका वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा। तो इसमें पार्टिकल, क्योंकि ये कंसंट्रेशन तो बराबर थी 0.1, तो आयोटा से डिसाइड होगा, तो पार्टिकल, तो इससे ज्यादा पार्टिकल तो इसके बन जाएंगे सोल्यूट के। यहाँ पर जितने ज्यादा पार्टिकल होते जाएंगे उतना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। ये तो प्योर है, वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो P3 सबसे कम, फिर P2 और फिर P1। इसी टाइप से आप देखो, दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो जब भी आप बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का नोमेरिकल करो, तो पहली बात तो आप डेल्टा टीबी आयोटा मिला के करना है आपने, KB इंटू मोलिलिटी। ये जो KB होता है, ये KB, इस KB को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये प्योरली सॉल्वेंट के लिए होती है वैल्यू, मतलब वाटर ले रहे हो तो वाटर के लिए, बेंजीन ले रहे हो तो बेंजीन के लिए। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता क्या है, KB इज इक्वल टू MR TB स्क्वायर 1000
डेल्टा एच वेपोराइजेशन से निकलता है। एम मतलब वही मोलर मास, आर बॉइलिंग पॉइंट 1000, डेल्टा एच वेपोराइजेशन। अगर ये वेपोराइजेशन पर मोल है तो ये एम लगा दिया करो, अगर ग्राम है तो एम हटा दिया करो। तो ये भी बोल सकते हो आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब पर ग्राम। तो के बी जो है किससे बन रहा है, देखो मोलर मास ऑफ सोलवेंट, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ सोलवेंट। तो किसका प्रॉपर्टी है ये, सोलवेंट का। अगर सोलवेंट अलग अलग करोगे तो ये अलग अलग होगा। और होता क्या है ये एक्चुअल में, अगर मैं 1 मोलर सॉल्यूशन लूं, 1 मोल सोल्यूट डालूं और आयोटा 1 हो, तो इफ 1 मोलर मतलब आयोटा इंटू एम इज इक्वल टू 1 हो, देन डेल्टा टीबी जितना इंक्रीज आएगा वो के बी हो जाएगा। तो सिंपली क्या बोल सकता हूं मैं इसको बेटा, तो सिंपली अपने यही तो बोलेंगे, इट इज द के बी इज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर solution containing non volatile नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो चेंज ना हो रहा हो, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, नहीं तो आयोटा चेंज कर देगा। तो Kb इज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। एज एग्जांपल, जैसे मैंने वाटर लिया, 1 kg वाटर लिया, 1 kg H2O के अंदर मैंने 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। 180 ग्राम मतलब 1 मोल हो गया। और मुझे पता है ये ग्लूकोज का आयोटा 1 है, बिकॉज ना एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये। तो 180 ग्राम मतलब 1 मोल ग्लूकोज 1 केजी वाटर में डालूंगा तो सॉल्यूशन 1 मोलर हो गया। और जैसे ही 1 मोलर सॉल्यूशन होगा, जैसे इंप्योरिटी आएगी, तो जो वाटर प्योर था, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर के लिए। लेकिन अब जो होगा वो 100 नहीं आएगा बेटा, वो 100 से ज्यादा आएगा। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है टीबी डैश कर देते हैं, वो सॉल्यूशन का है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये जो आ जाएगा 100.52 डिग्री सेल्सियस। तो इंक्रीज कितना हुआ देखो आप, डेल्टा टीबी, तो डिफरेंस कितना आया 0.52 का। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो बॉइलिंग वाटर का केबी है, वाटर के 1 केजी में अगर 1 मोल ग्लूकोज डाल दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 0.52 इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं वाटर का केजी 0.52। इसको केल्विन किलोग्राम पर मोल यूनिट में भी लिखते हैं हम, केल्विन किलोग्राम पर मोल है। तो इस बात का बेटा इतना सही मतलब है कि अगर आप 1 मोल सोल्यूट डालोगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0.52 इंक्रीज हो जाएगा। बट ये वाटर के लिए है, बेंजीन के लिए अलग आएगा, फिर सबके लिए अलग आएगा। तो ये बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा, मैं जरा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मैं आपसे ये पूछूं कि वाटर में ए 1 केजी वाटर में, 1 केजी वाटर में, समझना क्वेश्चन, आंसर देने का ट्राई करना। 1 केजी वाटर में 1 मोल ग्लूकोज डाला तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया 100.52। अगर मैं 1 मोल NaCl डाल देता इसमें, 1 मोल NaCl, तो कितना हो जाता बॉइलिंग पॉइंट? उसका दोगुना। किसका दोगुना मतलब वैल्यू क्या आएगी? कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 केजी वाटर। सर वो 101.04 हो जाएगा। यस, इतना होगा क्योंकि आपने डिफरेंस इंक्रीज किया है ना। तो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 केजी वाटर कंटेनिंग 1 मोल NaCl। अब आप दो तरीके से कर सकते हो बेटा। आप 1 मोल NaCl डालोगे वाटर में, तो हमें तो पता है कि कोई, हमें इससे मतलब नहीं है कितने पार्टिकल होंगे, कौन है, हमें ये मतलब है कि कितने पार्टिकल होंगे। आपने 1 मोल NaCl डाला है, लेकिन अंदर जाके तो एक तो Na पॉजिटिव हो जाएगा, एक Cl नेगेटिव हो जाएगा। और पर पार्टिकल जो इंक्रीज होता है वो 0.52 होता है इंक्रीज। तो पार्टिकल तो 2 हो गए।
और छोड़ो इसको, ये तो हो गया एक बेसिक नॉलेज वाली बात। आप फार्मूला यूज करो ना, जब कभी भी निकालना हो तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आयोटा के बी इंटू मोलिलिटी यूज करो आप। तो आयोटा NaCl है तो 2 लोगे, के बी की वैल्यू हमारी कितनी है 0.52। मोलिलिटी देखो 1 kg वाटर में 1 मोल NaCl डाल रहे हैं तो मोलिलिटी 1 होगी। तो इसका मतलब चेंज कितना आ गया आपका 2 to 4, 1.04 का चेंज आएगा। हाँ 1.04 का चेंज आया। और हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट अब कितना हो गया, पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना होता था, प्योर वाटर होता तो 100 होता, और उसमें ये चेंज आ गया 0.04 का, 1.04 का तो 100 1.04, ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इसका। तो ऐसे आप प्रॉब्लम बना सकते हैं, इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको। और दूसरा सीधा देखो आप इसमें दूसरा नोट क्या देखोगे आप, जितना बेटा इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होता चला जाएगा सोल्यूट के अंदर, उतना बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता जाएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, लेकिन मतलब बढ़ेगा, पॉजिटिव चेंज है, एलिवेशन हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। देन बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। जैसे पहला एग्जांपल दिया था उसी एग्जांपल को ऐसे लिख दें हम, ये मैंने वाटर ले लिया 1 kg प्योर, फिर मैंने इसी वाटर के अंदर क्या कर दिया, मैंने क्या सपोज मैंने डाल दिया NaCl, 1 मोल NaCl डाल दिया, इसमें 1 मोल यूरिया डाल दिया, और इसमें 1 मोल पानी उतना ही है, 1 मोल K2SO4 डाल दिया। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सपोज T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। तो बेटा इंक्रीज ऑर्डर में अरेंज करो। क्या आंसर आएगा देखो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे T2 का, सबसे ज्यादा किसका होगा, T2 का, 2, T2 का। नहीं बेटा T2 का कैसे हो जाएगा, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा बनेंगे, आपने 1 मोल सर NaCl, K2SO4 का नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल K2SO4 का होगा, बिकॉज जिसके जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो उसी का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे NaCl ज्यादा आपने, K2SO4। हाँ बिकॉज ये भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है K2SO4, जैसा साल्ट यस ये है सर। वैसा ये है। तो NaCl वाले में कितने पार्टिकल आएंगे देखो, 1 मोल NaCl डालोगे तो 2 मोल हो जाएंगे, 1 मोल Na 1 Cl। यूरिया का 1 मोल डालोगे तो 1 मोल ही रहेगा सोल्यूट। K2SO4, एक पार्टिकल K2SO4 कितनों में सर जाएगा, तो 3 मोल है। 3 मोल हो जाएंगे ये तो मोल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो इधर से इधर जाओगे तो जैसे जैसे इंक्रीज आएगा तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाटर, प्योर वाटर का, उसके बाद यूरिया वाला T3, उसके बाद T2 और सबसे ज्यादा T4। T4। क्लियर बेटा। तो इस टाइप से आपको आयोटा आयोटा लगा के चेक करना है बेटा, आयोटा के बगैर सोल्व नहीं करना, आपने आयोटा लगा के सोल्व करना है कि आयोटा कितना आएगा। तो आयोटा इसमें देखो, अब इस अगर कंसंट्रेशन बराबर है तो इसमें I इंटू एम इसमें भी निकालोगे, I इंटू एम इसमें निकालोगे, I इंटू एम इसमें निकालोगे, m कॉमन है तो छोड़ दो, सिर्फ आयोटा देख लो। तो इसका आयोटा 1 आया, इसका आयोटा 2 आया, और K2SO4 का आयोटा 3 आया। तो जिसका जितना आयोटा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे क्लास। तो अब नेक्स्ट क्लास में इसका जो थोड़ा पार्ट रह गया तो वो डिस्कस करेंगे, साथ में मैं डीपीपी भी दूंगा, तो वो करना है आपने। एक बेटा डीपीपी सारे किया करो, सारे बच्चे नहीं कर रहे हो आप। देखो 1-2 दिन में तो क्लास आता है, और इतना ऐसा है कि जब आप कम करो क्वेश्चन, लेकिन डीपीपी करो जरूर आप। कुछ बच्चे 2-4 को छोड़ के ना सबमिट नहीं करते हैं, तो बिकॉज जब तक खुद सोल्व नहीं करके देखोगे तो कोई फायदा नहीं है कि भाई चलो जो भी रिजल्ट जो भी होगा, लेकिन कम से कम पढ़ने का तरीका तो सीख जाओगे। क्रैश से यही होता है कि क्रैश से हमें अपना पता लग जाता है कि हम कितना कर सकते हैं, या इसी बार कर सकते हैं, या थोड़ी सी मेहनत और करें तो कर सकते हैं हम, जैसे बच्चे ड्रॉप करके करते हैं कुछ। लेकिन वो तभी तो होगा जब कुछ एफर्ट्स लगाओगे अपने बारे में, तभी तो पता लगेगा। भाई थर्मामीटर ही नहीं लगाएंगे तो टेम्परेचर कैसे पता लगेगा। तो आपको अपना
स्टेमिना तो चेक करना ही है कि एटलीस्ट आपको 15 क्वेश्चन एक टीचर ने दिए तो चाहे 10 करो, 5 करो, 7 करो, लेकिन बाकी सभी लोग भी सबमिट किया करो। सिर्फ 2-3 बच्चे ही आंसर और क्वेश्चन करते रहते हैं, सभी को करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, बाकी नहीं कर पाते हैं, लेकिन घर बैठ के आपको काम करना है, तभी फायदा मिलेगा इस चीज का। ओके बेटा, मैं लीव कर रहा हूं, अभी किसने पूछना तो नहीं है कुछ? नो, तो मैं लीव कर रहा हूँ नहीं अभी। सर, थैंक यू ओके बेटा। सर।